हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और सीबीएसई ने अपनी डेट शीट जारी कर दी है। डेट शीट जारी होते ही बच्चों की सांसें ऊपर नीचे होने लग जाती हैं। खैर, आज में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की आईयूपीएसी के बारे में। बच्चों, कई सारे बच्चों के डाउट्स थे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की आईयूपीएसी क्लियर नहीं हो पा रही है, तो मैंने सोचा उसके लिए एक वीडियो बना लेते हैं। कुछ ऑफलाइन में भी हो जाएगा, कुछ ऑनलाइन में भी हो जाएगा। तो देखिए, पहले ना इसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाने पड़ेंगे। जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तब आप इसकी आईयूपीएसी कर पाएंगे। उन कॉन्सेप्ट्स को बनाने के लिए आईयूपीएसी के अंडर में कुछ रूल्स हैं। यदि आप उन रूल्स को समझ पाते हैं तो आईयूपीएसी करना थोड़ा आसान हो जाता है। मैं बारी बारी से आपको रूल समझा देता हूँ एक बार, फिर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नेमिंग भी देखेंगे। तो ये कहता है ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयंस। थोड़ी सी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने लिखा K4FeCN का होल 6, इसको बोला जाता है स्क्वायर ब्रैकेट। ये सारी चीज़ें वैसे मैंने ऊपर लिख रखी हैं, ऊपर ही समझा देता हूँ मैं। ये देखो, जैसे यहाँ पे देखो K4FeCN का होल 6, इसको बोला जाता है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ प्रेजेंट हो उसे बोला जाता है काउंटर आयन। अब ये काउंटर आयन कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। डिपेंड करता है काउंटर आयन की पोजीशन क्या है। यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, यदि स्क्वायर ब्रैकेट राइट साइड में शिफ्ट हो और काउंटर आयन लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो, तो काउंटर आयन एज ए काम करता है कैटायन की तरह और कोऑर्डिनेशन स्फीयर काम करता है एज ए एनायन की तरह। उसके बाद यदि स्क्वायर ब्रैकेट के पार्ट्स की आप बात करें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जैसे ही आप एंटर करते हैं, सबसे पहले आपको मिलता है सेंट्रल मेटल एटम, जिसको सोर्स में बोला जाता है CMA, सेंट्रल मेटल एटम। ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, आपके सिलेबस में एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट जितने पाए जाते हैं वही बन सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम। दूसरा, सेंट्रल मेटल एटम के अलावा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितनी भी चीज़ें बचेंगी वो सारी कहलाती हैं लिगेंड्स। अब ये एक टाइप के भी हो सकते हैं, ये 2 टाइप के भी हो सकते हैं, ये 3 टाइप के भी हो सकते हैं। दूसरा, लिगेंड्स के ब्रैकेट के बाहर मान लीजिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसे कहा जाता है नंबर ऑफ लिगेंड्स। ये नंबर हमें बताता है कि लिगेंड्स की क्वांटिटी कितनी है। इन्हीं क्वांटिटी के बेसिस पे लिगेंड्स की नेमिंग करी जाती है। ये चीज़ हम आगे देखेंगे। थोड़े से रूल और समझा दूं मैं आपको। देखिए, ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। आयंस का नाम देने से पहले जो चीज़ें आपको जरूरी चाहिए होती हैं वो क्या है। द कैटायन सिंपल और कॉम्प्लेक्स इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द एनायन। यदि आप ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कोई भी काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर दोनों में कौन कैटायन है और कौन एनायन है, तो सबसे पहले हम नाम देते हैं कैटायन का, उसके बाद फिर एनायन का। द नेम इज स्टार्टेड विद स्मॉल लेटर्स एंड स्पेस इज गिवन ओनली बिटवीन नेम ऑफ कैटायन एंड एनायन। यदि आप कैटायन का नाम पहले देते हैं और कैटायन का नाम जैसे ही पूरा हो जाता है उसके बाद
थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है और तब नाम लिखा जाता है एनाइन का। और ये सारी नेमिंग होती है स्मॉल लेटर्स के अंदर, इसके अंदर कैपिटल लेटर्स का कोई यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है K4 FeCN का होल 6, स्क्वायर ब्रैकेट से पहले काउंटर आयन प्रेजेंट है, तो काउंटर आयन काम करता है एज ए कैटायन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर काम करता है एज ए एनायन। तो पहले हम नाम देते हैं कैटायन का। कैटायन का नाम दिया हमने पोटेशियम। एक चीज़ और दिमाग में रखिए, काउंटर आयन कितने भी हों उसकी क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे K4 की जगह अगर K3 होता तब भी नाम पोटेशियम ही होता, यहाँ पे K2 होता तब भी नाम पोटेशियम ही होता। कैटायन का नाम लिखने के बाद थोड़ा सा गैप देते हैं, गैप देने के बाद फिर लिखते हैं एनायन का नाम। एनायन हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले नाम दिया जाता है लिगेंड्स का। कितने लिगेंड्स हैं? 6 लिगेंड्स हैं। 6 को बोला जाता है हेक्सा, CN को बोला जाता है साइनो और सेंट्रल मेटल एटम का नाम दिया है यहाँ पे फेरेट। वो हम अभी आगे बात करेंगे कि Fe को तो आयरन बोला जाता है, उसको फेरेट क्यों लिखा है। दूसरा, बट नॉन आयोनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस गिवन इन वन वर्ड। नॉन आयोनिक कहने का मतलब है यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में काउंटर आयन प्रेजेंट ना हो तो, यदि काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है तो कैटायन और एनाइन कैसे पता करेंगे? उन्हें बोला जाता है नॉन आयोनिक कंपाउंड्स। और नॉन आयोनिक कंपाउंड्स में जब कैटायन और एनाइन है ही नहीं तो गैप किन के बीच में देंगे? इसलिए ये पूरा नाम एक ही वर्ड के अंदर लिख दिया जाता है। जैसे ये हुआ सेंट्रल मेटल एटम, ये हुए लिगेंड्स। अब यदि एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हैं तो फिर हम लिगेंड्स की नेमिंग करते वक्त फॉलो करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे NH3 का नाम होता है अमाइन और Cl का नाम होता है क्लोरिडो। तो क्लोरिडो और अमाइन दोनों में पहले कौन आएगा? अमाइन। इसलिए हमने लिखा ट्राई अमाइन, ट्राई क्लोरिडो। उसके बाद फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम कोबाल्ट थर्ड। ये थर्ड क्यों लिखा आगे समझेंगे। सेंट्रल मेटल एटम का नाम आपने देना सीखा लिगेंड्स का। उसके बाद हम देखते हैं नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। द लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम का नाम देने से पहले लिगेंड्स का नाम दिया जाता है और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। नेम ऑफ द एनायन या नेगेटिव लिगेंड एंड इन O, यानी कि वो लिगेंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, जैसे क्लोरीन, जैसे OH, जैसे CN। क्लोरीन का नॉर्मल नाम होता है क्लोराइड, OH का नॉर्मल नाम होता है हाइड्रोक्साइड और CN का नॉर्मल नाम होता है साइनाइड। इनके यदि ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ में बॉन्डिंग करते वक्त नेगेटिव आयन शो करते हैं तो क्लोरीन के लास्ट में जोड़ा जाता है O, तो बनता है वो क्लोरिडो। OH के लास्ट में जोड़ा जाता है O, वो बनता है हाइड्रोक्सो। CN के लास्ट में जोड़े O तो बनता है साइनो। मीन्स कहने का मतलब ये है जितने भी नेगेटिव लिगेंड होते हैं जिनके ऊपर -1 या -2 का चार्ज हो उनके लास्ट में जोड़ा जाता है O, ये एक सफिक्स होता है। और जितने भी कैटायनिक या पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं उनके लास्ट में जोड़ा जाता है EM, जैसे कि NO+। NO+ का पूरा नाम देंगे नाइट्रोसोनियम। गॉट इट। अगला है नेम ऑफ द न्यूट्रल लिगेंड। ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उनके एंड में कोई भी स्पेशल एंडिंग नहीं होती है। मीन्स
जैसा उनका नाम है वैसा ही लिखा जाता है। अगला, द प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई और टेट्रा etc आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है Cl3, इस 3 को दिखाने के लिए या इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है ट्राई, 2 को इंडिकेट करने के लिए दिया जाता है डाई और 4 को इंडिकेट करने के लिए दिया जाता है टेट्रा। आगे देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। When the names of ligands already include these words by या डाई, टेट्रा या ट्राई, ये सारी चीज़ें यदि लिगेंड्स के नाम में ऑलरेडी प्रेजेंट हों तो हम यूज करते हैं बिस, ट्रिस, टेट्राकिस या पेंटाकिस। कैसे? एक एग्जांपल देख लीजिए। आपके लिए एग्जांपल दिया है CONH3 का होल ट्वाइस, En का होल ट्वाइस और काउंटर आयन है Cl3। यदि स्क्वायर ब्रैकेट पहले दिया हुआ है तो स्क्वायर ब्रैकेट काम करेगा एज ए कैटायन, और काउंटर आयन बाद में लिखा हुआ है तो काउंटर आयन काम करेगा एज ए एनायन। तो पहले हम नाम देंगे किसी भी कैटायन का, और कैटायन में भी सबसे पहले नाम देंगे हम लिगेंड्स का। यदि लिगेंड्स एक से ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो फिर हम फॉलो करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखिए, एक है आपके पास NH3 और NH3 का नाम होता है अमाइन। एक है आपके पास EN का नाम होता है ईथेन 1,2 डाई अमाइन। पहले कौन आएगा? अमाइन। कितने अमाइन हैं? 2, तो लिखा जाएगा डाई अमाइन। उसके बाद ईथेन के खुद के नाम में ईथेन 1,2 डाई अमाइन, खुद के नाम में ही डाई आ रहा है इसलिए इसके नाम से पहले यूज करेंगे बिस, 2 के लिए बिस, ये लिखा देखो, इसलिए इसके नाम से पहले यूज करेंगे बिस। ब्रैकेट में लिखेंगे ईथेन 1,2 डाई अमाइन, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कोबाल्ट। कैटायन का नाम जैसे ही पूरा हुआ थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे एनाइन कौन? क्लोराइड। काउंटर आयन कितने हैं ये हमने अभी भी नहीं लिखा है। यहाँ पे 2 क्लोरीन होते तब भी नाम क्लोराइड होता, 1 क्लोरीन होता तब भी नाम क्लोराइड होता। नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल, द मेटल इज नेम्ड सेम एज द इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट। कहने का मतलब क्या है? यदि सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव हो या फिर सेंट्रल मेटल एटम न्यूट्रल हो तो उसका वही नाम दिया जाता है जो उसका इंग्लिश नाम है। दूसरा, यदि सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो सेंट्रल मेटल एटम या एलिमेंट के लास्ट में जोड़ा जाता है 8, उसका जो भी इंग्लिश नाम होगा उसका लास्ट में जोड़ दिया जाता है 8, या फिर कहें कि उसका लैटिन नेम दिया जाता है, और लैटिन नेम बनाने के लिए इंग्लिश नेम के सफिक्स में 8 जोड़ा जाता है। जैसे आपको दिया है AgCN का होल ट्वाइस और चार्ज है -1, तो ये तो हुआ सेंट्रल मेटल एटम। ये हुए लिगेंड्स। कितने लिगेंड्स हैं? 2 लिगेंड्स को बोला जाएगा डाई, CN को बोला जाएगा साइनो, तो नाम हुआ डाई साइनो। अब Ag ये नेगेटिव एंटिटी है, इसके ऊपर माइनस चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए इसका इंग्लिश नाम ना देके हम इसका लैटिन नाम देंगे, तो होगा डाई साइनो अर्जेंटेट। सिल्वर का लैटिन नेम होता है अर्जेंट और लास्ट में जोड़ा 8 तो बन के आया अर्जेंटेट, और इसका ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैं सिखा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे इसके रूल और रेगुलेशन। यदि आप ये रूल्स समझ पाए हों तो फिर आपको नेमिंग करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। जैसे अभी हम करने वाले हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस।
कॉम्प्लेक्स दिया है आपके लिए ZnNH3 का होल 4 Cl2। एक बार देखिए आप गौर से। हाँ जी, मैंने आपको बताया था जब भी स्क्वायर ब्रैकेट पहले हो तो स्क्वायर ब्रैकेट काम करता है एज ए कैटायन और ये काम करेगा एज ए एनायन। देखिए, तो पहले नाम हम किसका देंगे? कैटायन का। कैटायन में भी ये कौन है? ये है सेंट्रल मेटल एटम, CMa, सेंट्रल मेटल एटम। और ये है लिगेंड्स। कितने लिगेंड्स हैं? 4। 4 को बोला जाता है टेट्रा। NH3 को बोला जाता है अमाइन। तो नाम हुआ टेट्रा अमाइन। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम का नाम है जिंक। टेट्रा अमाइन जिंक। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर। कैटायन का नाम पूरा होने के बाद थोड़ा सा गैप देते हैं और फिर लिखते हैं एनाइन, और एनाइन का नाम क्या है? क्लोराइड। काउंटर आयन की क्वांटिटी हम कंसीडर नहीं करेंगे। 1 क्लोरीन होता तब भी क्लोराइड, 2 हैं तब भी क्लोराइड। बात आती है सेंट्रल मेटल एटम के चार्ज की। इसका आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर का बेसिक मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज की वैल्यू। हमें नहीं पता जिंक के ऊपर कितना चार्ज है, हमने मान लिया x प्लस, हम टोटल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लस 4 NH3 का चार्ज कितना? 0 प्लस 2 क्लोरीन का चार्ज कितना? -1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से x इज इक्वल्स टू +2। जितनी सेंट्रल मेटल एटम के चार्ज की वैल्यू आएगी वही लिखी जाएगी उसके नाम के बाद में, और वो भी रोमन नंबर्स में। ठीक है, अगला देखिए। K3Al-C2O4 का होल थ्राइस। यहाँ पे K3 काम कर रहा है एज ए काउंटर आयन, और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो काउंटर आयन एज ए कैटायन भी काम कर रहा है। तो पहले नाम हम किसका देंगे? कैटायन का। और कैटायन का नाम क्या है यहाँ पे? पोटेशियम। यदि ये काउंटर आयन है तो क्या हम काउंटर आयन की क्वांटिटी मेजर करेंगे? नहीं करेंगे ना। अगर यहाँ पे 2 पोटेशियम होते तब भी यहाँ पे पोटेशियम लिखा जाता, यहाँ पे 1 K होता तब भी यहाँ पे पोटेशियम ही लिखा जाता। कैटायन का नाम लिखने के बाद थोड़ा सा गैप देते हैं, मैं यहाँ पे दे नहीं पाया हूँ, आप दे देना। ये लो, हो गया। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये हुआ सेंट्रल मेटल एटम, और उसके बाद फिर लिगेंड्स। कितने लिगेंड्स हैं? 3। 3 को क्या लिखा जाएगा? ट्राई। C2O4 का बोला जाता है ऑक्जेलेटो। इसको ऑक्जेलेटो क्यों बोला? रियलिटी में इसका नाम है ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट, लेकिन इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू है -2। और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जब भी किसी भी लिगेंड्स के ऊपर माइनस चार्ज प्रेजेंट होंगे उनके लास्ट में सफिक्स जोड़ा जाता है O, तो इसका नाम बन गया ऑक्जेलेटो। ठीक है, आपने लिखा ट्राई ऑक्जेलेटो, फिर उसके बाद एल्युमिनियम। अब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर काम कर रहा है एज ए एनाइन, और जब भी सेंट्रल मेटल एटम एनाइन की तरह काम करेगा तो हम उसका इंग्लिश नाम नहीं देंगे, उसका हम लैटिन नाम देंगे। तो एल्युमिनियम का लैटिन नाम क्या होगा? उसके इंग्लिश नाम के लास्ट में आप 8 लगा दो, ये बनेगा एल्यूमिनेट। क्या बनेगा? एल्यूमिनेट। कैलकुलेट करते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। 1 पोटेशियम के ऊपर चार्ज होता है कितना? +1। तो 3 के ऊपर कितना? 3 × +1 प्लस, आप ऐसे ना निकालिए, ऐसे निकालिए, +1 × 3 प्लस एल्यूमिनियम का कितना? X प्लस 3 ×
C2O4 का कितना -2 इज इक्वल्स टू 0, ये +3 ये -6, तो x इज इक्वल्स टू +3, इसलिए इसके ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ है 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द? आगे चलते हैं। अगला कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है NaAgCN का होल ट्वाइस, मतलब Na यहाँ पे काम करेगा एज ए काउंटर आयन, और काउंटर आयन यदि पहले प्रेजेंट है तो काम करेगा एज ए कैटायन। तो हम पहले नाम किसका देंगे? कैटायन का। क्या हुआ कैटायन का नाम? Na का नाम होता है सोडियम। कैटायन का नाम लिखने के बाद थोड़ा सा गैप देते हैं, उसके बाद लिखेंगे हम, अरे कहाँ चला गया, उसके बाद ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये सेंट्रल मेटल एटम और ये लिगेंड्स। कितने लिगेंड्स हैं? 2, तो 2 को बोला जाएगा डाई। CN को बोला जाता है साइनो, तो नाम हुआ डाई साइनो। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम काम कर रहा है एज ए एनायन, और जब भी सेंट्रल मेटल एटम खुद एनायन की तरह काम करे तो उसका नाम दिया जाता है लैटिन, और Ag का लैटिन नेम होता है अर्जेंटेट। क्या होता है? अर्जेंटेट। कैलकुलेट करो इसका ऑक्सीडेशन नंबर। सोडियम का चार्ज कितना? +1 प्लस Ag का चार्ज कितना? x प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cn का चार्ज कितना? -1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, कितनी आएगी? +1। ठीक है, सोडियम डाई साइनो अर्जेंटेट 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगला है K2ZnOH का होल 4। यहाँ पे K2 काम कर रहा है एज ए काउंटर आयन, और काउंटर आयन ही क्या है? कैटायन। तो पहले नाम किसका देंगे? काउंटर आयन का या कैटायन का। चलिए, तो कैटायन का नाम हुआ पोटेशियम। एक पोटेशियम हो तब भी एक, 2 हो तो तब भी पोटेशियम। उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर पहले नाम देंगे हम लिगेंड्स का। कितने लिगेंड्स हैं? 4। 4 को बोला जाता है टेट्रा, और OH को बोला जाता है हाइड्रोक्सो, क्योंकि नेगेटिव आयन है, उसके लास्ट में O जोड़ेंगे, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो। अब ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी काम कर रही है एज ए एनायन, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम कौन सा देंगे? लैटिन नेम, और जिंक का लैटिन नेम होता है जिंकेट। टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। ठीक, बात आई इसके ऑक्सीडेशन नंबर की, तो निकालिए +1 × 2, क्योंकि पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना? +1, 2 पोटेशियम इसलिए मल्टीप्लाई किया 2 से, प्लस जिंक का चार्ज हम निकाल रहे हैं, प्लस OH 4 OH, 1 का चार्ज -1 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? +2। इसलिए जिंक के ब्रैकेट में क्या लिखा? +2। कोई दिक्कत, दर्द, परेशानी? अगला देखिए, यह लिखा हुआ है CrNH3 का होल 4 SO4, और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है NO3। तो ये हुआ काउंटर आयन और ये हुआ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले आया है, इसलिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा कैटायन और काउंटर आयन कहलाएगा एनायन। तो हम पहले नाम किसका देंगे? कैटायन का। कैटायन में भी हमें दिख रहा है एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हैं। NH3 का नाम होता है अमाइन, SO4 का नाम होता है सल्फेट। तो दोनों में कौन अल्फ़ाबेट पहले आया है? अमाइन, इसलिए हम पहले नाम देंगे अमाइन का। क्या नाम देंगे? टेट्रा अमाइन। टेट्रा क्यों दिया? क्योंकि 4 अमाइन है इसलिए। SO4 का नाम दिया सल्फेट, टेट्रा अमाइन सल्फेट।
सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्रोमियम। अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम एज ए कैटायन काम कर रहा है, ये पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी एज ए कैटायन काम कर रही है, इसलिए इसका हम इंग्लिश नाम ही देंगे टेट्रा अमाइन सल्फेट क्रोमियम थर्ड। और उसके बाद फिर काउंटर आयन का नाम नाइट्रेट, NO3 का नाम नाइट्रेट। अब बात आती है इसके चार्ज की, निकालिए इसका चार्ज। Cr का चार्ज आपको निकालना है, x मान लीजिए प्लस 4 टाइम्स ऑफ NH3। NH3 का चार्ज कितना 0 प्लस सल्फेट का चार्ज कितना -2 प्लस NO3 का चार्ज कितना -1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू +3। इसलिए रोमन नंबर में हमने क्रोमियम के लास्ट में लिखा है +3। अगला देखिए, Na3Cr NO2 का होल 6। यहाँ पे सोडियम का आयन काम कर रहा है एज ए कैटायन, तो पहले नाम हम किसका देंगे, सोडियम का। एक सोडियम हो, 2 हो, 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम क्या होगा, केवल सोडियम, केवल सोडियम। कैटायन का नाम लिखने के बाद थोड़ा सा गैप देंगे, उसके बाद लिखेंगे फिर एनायन। एनायन कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर NO2 दिए हैं 6 को बोला जाता है हेक्सा, NO2 को बोला जाता है नाइट्रेटो एन। ये चीज़ आप या तो आप जानते होंगे या आगे सीखने वाले हैं कि NO2 ना एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है, और एम्बीडेंटेड लिगेंड उन्हें बोला जाता है जिनके अंदर 2 डोनर एटम प्रेजेंट हों, लेकिन एक टाइम में एक ही डोनर एटम बॉन्डिंग करे। जब भी लिखा जाता है NO2, इसका मतलब डोनर एटम कौन, नाइट्रोजन। इसको दूसरी तरह से लिखा जाता है ONO, इस कंडीशन में डोनर एटम कौन, ऑक्सीजन। ठीक है बात। मैंने लिखा नाइट्रेटो एन, एन लिखने के पीछे लॉजिक क्या है, डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। हेक्सा नाइट्रेटो एन और Cr को लिखा जाएगा क्रोमेट। क्रोमेट क्यों, क्योंकि ये सारी एंटिटी काम कर रही है एज ए एनायन, और जब भी एनायन की तरह काम करेगी क्रोमियम का हम देंगे लैटिन नेम, और क्रोमियम का लैटिन नेम होता है क्रोमेट। इसका चार्ज कैलकुलेट करें, एक सोडियम का चार्ज होता है +1, तो 3 का कितना हुआ, ×3 प्लस Cr का निकालना है प्लस 6 टाइम्स ऑफ NO2 का चार्ज कितना 3, NO2 का चार्ज कितना -1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +3, इसलिए क्रोमेट के ब्रैकेट में लिखा है 3। कोई भी दिक्कत परेशानी, अगला देखिए। इसको मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। AgNH3 का होल ट्वाइस और AgCN का होल ट्वाइस मीन्स आपके लिए एक ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखे हैं। मीन्स जो पहले दे रखा होगा वो कैटायन और जो बाद में दे रखा होगा वो एनायन। मीन्स यहाँ पे जो काउंटर आयन है ना वो भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब तक जो आप काउंटर आयन देख रहे थे वो एक एटम या मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता था। यहाँ पे जो काउंटर आयन है वो काम कर रहा है एज ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले होगा वो होगा कैटायन और बाद वाला होगा एनायन। ठीक है, तो आप पहले नाम किसका देंगे, कैटायन का। तो ये तो हुआ सेंट्रल मेटल एटम और NH3 कितने 2, तो 2 NH3 को बोला जाएगा डाई अमाइन। और कैटायन के अंदर जब भी Ag होगा उसका नाम देंगे हम इंग्लिश नेम, और Ag का इंग्लिश नेम क्या हुआ सिल्वर, और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मैं निकाल देता हूँ, x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे Ag का ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया है 0,
ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1, देखेंगे भी आगे। दूसरा, इसका नाम अगर हम लिखें तो हम इसको लिखेंगे 2 CN दे रखे हैं और 2 CN को बोला जाता है डाईसाइनो। क्या बोलते हैं? डाईसाइनो। डाईसाइनो। AG यहाँ पे काम करेगा एज ए एनाइन, तो फिर इसका हम देंगे लैटिन नेम, और AG का लैटिन नेम होता है अर्जेंटेट, डाईसाइनो अर्जेंटेट। इसका अगर चार्ज कैलकुलेट करें x प्लस 2 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +2। मीन्स यहाँ पे AG का ऑक्सीडेशन नंबर है 2 और पहले केस में AG का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। जब भी सेम सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग निकल के आए, आप कैलकुलेट करेंगे उनका एवरेज, और 0 और 2 का एवरेज होता है 1। इसलिए दोनों कॉम्प्लेक्स की नेमिंग में सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज 1 कंसीडर करा जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, तो नेक्स्ट है आपके पास PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2। यहाँ पे काउंटर आयन प्रेजेंट ही नहीं है, तो जो भी एंटिटी आपके पास है उसी का नाम जब आप देंगे तो सबसे पहले मिलेगा आपको सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद लिगेंड्स। अब आपके पास एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड हैं, तो आप फॉलो करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। NH3 का नाम होता है अमाइन, 2 NH3 का नाम हो जाएगा डाई अमाइन, 2 क्लोरीन का नाम हो जाएगा डाई क्लोरिडो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर यदि क्लोरीन प्रेजेंट है तो उसका बोला जाता है क्लोरिडो। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम प्लेटिनम, और ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। ऑक्सीडेशन नंबर इसको बोला जाता है x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई +2। ठीक है, इस तरह से आपने देखा किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नेमिंग हम करते कैसे हैं। मैं आपको टिप्स पे रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले आप देखते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन है और काउंटर आयन कौन है। यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले काउंटर आयन प्रेजेंट है तो काउंटर आयन काम करता है एज ए कैटायन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर काम करता है एज ए एनायन। ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले नाम देते हैं किसी भी काउंटर आयन का, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल एटम का नाम फिर लैटिन लैंग्वेज में दिया जाता है। यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले प्रेजेंट हो और काउंटर आयन बाद में प्रेजेंट हो तो फिर हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम वही देते हैं जो उसका इंग्लिश नेम है। ठीक, यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हैं तो फिर आप फॉलो करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यदि आपके पास 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे रखे हों, सेम सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी में अलग अलग निकल के आए तो आप कैलकुलेट करेंगे एवरेज उनका, और एवरेज के बेसिस पे ही आप उनका नेम लिखेंगे। तो ये सारी बातें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नेमिंग को लेकर। अभी आपने सीखा नेम से फॉर्मूला बनाना, अगली वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्मूला से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नेमिंग करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।